इसको क्या बोलेंगे हम? एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्वे आता है, ठीक है, इसमें भी ये रेलता है। हमने इसको दो कॉलम पे टिकाया है, इसलिए क्या हो रहा है कि दोनों के बीच की जगह ज़्यादा हो जा रही है, जिसके कारण ये रेलता है ये। मगर अगर हम इधर की साइड से फोर्स लगाएंगे या इधर की साइड से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें स्वे आएगा, ठीक है। अब जैसे ये अभी लेटेस्ट हो गया, हमने इसके बीच में कांच लगा दिया, तो कांच कहाँ घुसे हुए? इस कॉलम के अंदर झीरी होकर के घुसे हुए, ठीक है। मगर ये कांच को भी अगर मैं हिलाती हूँ ना तो ये भी रेलते हैं। तो इस हिसाब से ये माना जाता है कि हमको किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे बीच में एक कॉलम दे देती, हालांकि उस टाइम पे बोला भी था कि बीच में एक कॉलम दे दो, तो जिससे क्या होगा, ये कम रेलेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई ना। किसी भी चीज़ को हमको सपोर्ट करना है तो अगर हम कम जगह रखते हैं, मतलब कॉलम कम कम जगह पे देते, तो उतना क्या होता है, मजबूत बनता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। मगर क्या हो जाता, अगर हम इसके बीच में एक कॉलम दे देते हैं तो क्या हो जाता है, अपने ये कांच का वर्क पूरा लाइन से नहीं बन पाता। मतलब एक एस्थेटिक व्यू या एक दिखावटी जो हमको सुंदरता चाहिए वो हमको नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वो चीज़ होती, मगर इसमें क्या आती, मजबूती आ जाती। तो इस टाइम पे, आज के टाइम पे, ये ब्लस्टर या सीरीज ऑफ ब्लस्टर, मतलब ब्लस्टर का समूह, ब्लस्टर क्यों बोला, क्योंकि चढ़ाव के स्तंभ है वो, चढ़ाव के कॉलम है, तो हर चीज़ का एक अलग नाम रख दिया। तो ये क्या बोलूँगी मैं, ब्लस्टर नंबर 1। ऐसे बहुत सारे ब्लस्टर लगते या ब्लस्टर का समूह लगता तो वो अलग अलग ब्लस्टर हो जाते, जिसके ऊपर हैंडरेल क्या होती है, लगती है, ठीक है। ये भी चढ़ाव का या स्टेयर्स का एक मेन पार्ट होता है, जिसके ऊपर हमारा हैंडरेल क्या होता है, स्टे करता है, ठीक है। क्यों स्टे करता है? क्योंकि बिना हैंडरेल के चढ़ाव पूरा रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है? अगर बच्चा होता है या कोई भी बुजुर्ग होता है, अगर हैंडरेल नहीं लगी तो बहुत जल्दी पलटी खा जाएगा, ठीक है। जो सबसे पहला ब्लस्टर लगता है ना, उसको बोलते हैं नेवल पोस्ट, ठीक है। मतलब ये माना जाता है कि अधिकतर जो उतरने वालों का या चढ़ने वालों का लोड होता है इस हैंडरेल के ऊपर, वो सब ज़्यादातर अधिकतर पहले वाले ब्लस्टर पे ट्रांसफ़र होता है। मैं अपना जो नेवल पोस्ट है वो दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब जहाँ पूरी चढ़ाव का समूह रहता है, मतलब जैसे ये पूरा चढ़ावों का समूह है, ये नीचे से स्टार्ट होकर के ऊपर छत पे ख़त्म हुआ, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, पैरदान रखा हुआ है ये खोखे के पास में, तो ये क्या, इसका मेन नेवल पोस्ट है। इस पे क्या हुआ है, ये जो हमारी पूरी चढ़ाव की हैंडल आकर के यहाँ पर रुक गई है। मतलब जो हमारे पूरे चढ़ाव का समूह है, जैसे ये यहाँ से पूरा ऐसा, ये ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ से ये पूरी हैंडल गई है, फिर यहाँ से जो पूरी हैंडल जा कर के यहाँ पर एकत्रित हुई है, तो ये क्या हो गया, पूरे हमारे चढ़ाव का, सॉरी, पूरे चढ़ाव की हैंडरेल का एक नेवल पोस्ट हमारे ज़मीन में और स्टार्टिंग वाला जो रहता है वहाँ पर लगता है, तो उसको बोलते हैं हम नेवल पोस्ट। हैंडरेल और ये ब्लस्टर हो गए, अगर बहुत सारे ब्लस्टर लगते तो बहुत सारे ब्लस्टर लगते, मगर अब बहुत सारे ब्लस्टर को इग्नोर कर दिया गया है, मेनली एक फ्लाइट पे। देखो, फ्लाइट नंबर 1, फ्लाइट नंबर 2, फ्लाइट नंबर 3, कहाँ आ गई मैं, यहाँ ऊपर आ गई। मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आने पर हमको कितनी फ्लाइट मिली, 3 फ्लाइट मिली, 3, ठीक है। अब एक फ्लाइट के ऊपर हमारे कितने स्टेप है वो देखना है, दूसरी फ्लाइट पे कम स्टेप है वो देखना है, तीसरी फ्लाइट पे इक्वल स्टेप होंगे, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। मतलब अगर हम इसको चढ़ाव को यहाँ से काटते हैं तो हमको एक जैसी चीज़ मिलेगी, मतलब ये वाला टप्पा इस वाले टप्पे के बराबर होगा। देखो अभी नहीं दिख रहा है, मगर अगर हम ऐसे देखेंगे तो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ और जहाँ पर ये टप्पा कंटिन्यू हुआ है वो टप्पा इक्वल कहलाएगा, है ना। देखो कायदे से ये चीज़ इक्वल है हमारी, ठीक है। टप्पा नंबर 1 को इसमें काउंट कर लिया, मतलब जो स्टार्टिंग टप्पे हैं वो हमने इसके हिसाब से दिए हैं। मतलब ये हमारा पूरा प्लेन है, जहाँ मैं पैर चला रही हूँ दिख रहा है, ये पूरा प्लेन है, मगर जहाँ से ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे इस जगह पर चढ़ाव है ना। इस जगह पर ग्राउंड फ्लोर में 2-3 चढ़ाव है, एक मतलब 2 चढ़ाव के मान लो, और ये वाला जो चढ़ाव है तो ये इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। मतलब सारे टप्पे इसके और इसके लाइन में बने होंगे, ठीक है। और लैंडिंग जो होगी, मतलब ये लैंडिंग नंबर 2 है, वो लैंडिंग नंबर 1 है, तो लैंडिंग टू लैंडिंग हमारी पूरी लाइन से कहलाएगी, और इसके बीच की फ्लाइट
छोटी बनाई है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? मतलब अगर बात करूँ फ्लाइट की, तो हमारी एक स्टोरी चढ़ने में 3 फ्लाइट आ रही है और एक स्टोरी चढ़ने में 2 लैंडिंग आ रही है, ठीक है। कोई भी अगर इंटरनल में आपको क्वेश्चन पूछेगा ड्राइंग दे करके, तो आपको बताना है कि उसमें कितनी नोजिंग है, मतलब नोजिंग क्या चीज़ होती है, फ्लाइट क्या चीज़ होती है, और आपके राइज क्या चीज़ होती है, ट्रेड क्या होते हैं, वो आपको समझाना आना चाहिए। ये इंटरनल के क्वेश्चंस है, सॉरी एक्सटर्नल के क्वेश्चंस है ना। अगर आप उनको बोलो ब्लस्टर पूछेंगे क्या? देखो ब्लस्टर ये रहे, मैंने बताया अपने जो चढ़ाव का आपको दिखाया था, उसमें ब्लस्टर सिर्फ 2 ब्लस्टर थे मेनली। अब यहाँ पे क्या हर जगह पर ब्लस्टर है, 1 2 बिल्सी रहती वर्टिकल थी ना कॉलम। पहले के टाइम में, बिल्सियाँ रहती थी, बिल्सी समझते हो? बिल्सी बिल्सी ऐसी कंक्रीट की रहती थी, ऐसी डिजाइन वाली, ऐसे वो छत पे पैरापेट वॉल पे भी लगाते थे, ऐसी बनी हुई रहती थी ना, ऐसी कंक्रीट की बनी हुई रहती थी डिजाइन की बिल्सियाँ। हाँ पहले मैम, के अभी भी घरों में, हाँ पहले के घरों में ज्यादा दिखती थी। अभी यही गाँव स्टील में। की, हाँ हाँ अभी यही स्टील की बना देते हैं, स्टील की मतलब हाँ सरिये मैम। की, ऐसी खड़ी खड़ी बना देते हैं या ऐसी क्रिस क्रॉस में बना देते हैं डिजाइन देने के लिए। तो ये जो खड़ा पार्ट हाँ रहता है तो ना, ये अपने मेनली कॉलम ही रहते हैं। कॉलम क्यों, मतलब ये ऊपर की चीज को, कुछ चीज नीचे चाहिए ना उठाने के लिए, तो वही चीज होती है। हमको जिस टाइप की। हाँ ये चीज होती है। मगर देखो हाँ, इसमें जो आप जो दिखा रहे हो ना आपकी स्क्रीन पे, जो ये वाइट कलर का पार्ट है, ये मेनली क्या अपने जमीन में गड़ा हुआ है क्या, नीचे करके दिखाना। ये जो फूल वाली डिजाइन है, हाँ इस नहीं नहीं इसका नहीं, हाँ ये जो चढ़ाव में घुसा हुआ है, हाँ चढ़ाव के अंदर घुसा, सक्षम थोड़ा सा दूर रखो, हाँ देखो ये चढ़ाव के अंदर घुसा हुआ है, ये वाइट कलर का जो पार्ट है ना, मतलब ये जो स्टील का जो पार्ट दिख रहा है मेरे को स्क्रीन में, ये चढ़ाव के अंदर से फिक्स हुआ हुआ है, मतलब स्टील पार्ट अपनी फर्शी में फिक्स हुआ होगा, और उसके बाद ये स्टील की जो डिजाइन आसपास की दिख रही है आपको कंगूरे, ये बना दिए गए। ये अपने ब्लस्टर होता है, और ये हर चढ़ाव पे दिख रहा है, सक्षम जो दिखा रहा है उसके हर चढ़ाव पे ये बिल्सिया दिख रही है। और इसके अभी डॉगलेग स्टेयर केस है, ठीक है। इसकी जो चढ़ाव में दिख रहे हैं हमको 2 लैंडिंग दिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 लैंडिंग है ना। और नीचे हाँ दिखाना, मैम हाँ बोले। इसकी चढ़ाव में हमको स्ट्रिंग भी दिखेगी, थोड़ा सा दिखाना चढ़ाव को, ऊपर करके ऊपर वाले चढ़ाव दिखना। हाँ इसकी चढ़ाव जो है स्ट्रिंग वाले, हाँ देखो नीचे से पूरा सपाट है, टप्पे वाले चढ़ाव नहीं है। ये कौन सा हमको दिख रहा है, स्ट्रिंग वाले चढ़ाव दिख रहे हैं जो सक्षम दिखा रहा है अपने वीडियो में। तो हमको इसमें स्ट्रिंग भी दिख रही है जो नीचे की सीधी सीधी है, जो हमारे हैंड रेल के क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में? यस मैम। तो वो ब्लस्टर दिखा रहा है वो, जिसके आसपास कंगूरे बने ना, मतलब सिर्फ वर्टिकल चीज देखना आप, जो चढ़ाव के अंदर घुसी हुई है वो क्या होगा, कॉलम टाइप होगा, जिसके ऊपर ये लोहे की हमारी हैंडरेल लगी हुई है। और जो ये आड़ी चीज, मतलब चढ़ाव का जो ड्राई स्ट्रेस के नीचे वाला जो पूरा फ्लाइट के अपोजिट है, वो क्या हो गई, हमारी स्ट्रिंग हो गई, और वो ऊपर वाला हमारा हैंडरेल हो गया। ठीक है, बहुत सही। और सबसे पहला ब्लस्टर दिखाना, सबसे नीचे का, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे लगा होगा, ग्राउंड फ्लोर पे है ना, वो थोड़ा मोटा ब्लस्टर होगा। ये वाला बाकी ब्लस्टर के हिसाब में मोटा ब्लस्टर है क्या, ये वाला कॉलम जो है ना, तो इसको ये बोल सबसे देंगे मोटा है। ये सबसे मोटा है। क्यों मोटा बनाते, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ का जो मूवमेंट आता है वो सारा ये वाला पहला वाला ब्लस्टर लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हम बनाते हैं वो नेवल पोस्ट कहलाता है, वो ब्लस्टर नहीं कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ इधर, हैंडल समझ चुके हम, ब्लस्टर समझ चुके। ब्लस्टरेट क्या होता है, कंबाइंड फ्रेम वर्क ऑफ हैंडरेल एंड ब्लस्टर। देखो जो में राइज और राइजर के बीच में डिफरेंस है, जो ट्रेड और गोइंग के बीच में डिफरेंस है, वही ब्लस्टर और ब्लस्टरेट के बीच में डिफरेंस है। ब्लस्टर मतलब ये एक एक ब्लस्टर हमारे ब्लस्टर हुए, और ब्लस्टरेट मतलब ये पूरा ब्लस्टर और हैंडरेल का पूरा समूह क्या बोल दिया हमने, ब्लस्टरेट बोल दिया। आ गई बात समझ में? द कंबाइंड मतलब ब्लस्टर और हैंडरेल का कॉम्बिनेशन या कंबाइंड फ्रेमवर्क, मतलब ये पूरा एक फ्रेम कहला रहा है, पूरा एक साथ का जो फ्रेमवर्क ऑफ हैंडरेल एंड ब्लस्टर,
मतलब इन दोनों को मिला करके अगर पूरी होल असेंबली की हम बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ब्लस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है? यस मैडम। है ना? अब मैं बता रही हूँ पिच। पिच मतलब किस एंगल पे हमने चढ़ाव को खड़ा करा। आ रही है बात समझ में? जैसे जो स्ट्रिंग है हमारा, ये तो आड़ा हॉरिजॉन्टल है, हमको चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एंगल पे खड़ा देना पड़ेगा, है ना? तो कितने एंगल से हमको इसको खड़ा करना है चढ़ाव को, तो वो कहलाता है पिच। ऐसी चढ़ाव देखी क्या कभी? बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाव, है ना? मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एंगल के साथ में चढ़ाव रहती है। तो अगर मेरे को जो चढ़ाव दिख रही है उसको मैं लाइन को इंक्लाइन करूँ, ये हमारा फ्लोर की लाइन होगी और कुछ ना कुछ एंगल से ये हमारी स्ट्रिंग उठी होगी, इसको क्या बोलेंगे? हम पिच बोलेंगे। पिच मतलब हमारा कितने एंगल से हमारा चढ़ाव उठ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल रखेंगे तो हर स्टेप के साथ हम क्या होते जाएंगे? ऊपर चढ़ते जाएंगे। अगर एंगल रखते ही नहीं, बहुत कम एंगल रखते, तो हमको क्या करना पड़ता? लंबाई बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती। क्या होता है, ये एंगल भी बहुत मायने रखता है हमारे लिए। हमको ज़्यादा एंगल, मतलब ज़्यादा अगर एंगल से हम खड़ा करेंगे तो हमारी खड़ी चढ़ाव हो जाएगी। ठीक है? तो एक एंगल फिक्स रहता है, 45 डिग्री से कम का ही एंगल हमारे चढ़ावों में दिया जाता है। ठीक है? मतलब ये हमारा डी हुआ तो ये 180 डिग्री का हमारा डी होता है, तो ये 90 का कोण बनता है और ये 45 का, सॉरी ये 45 का बनता है। तो कायदा ये बोलता है 30 से 35 डिग्री के कोण पे ही हमको हमारे चढ़ाव को बिछाना चाहिए। समझ में आई? मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी तो ऐसे ही हमारी चढ़ाव जानी चाहिए। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ आवर फ्लाइट और आवर स्ट्रिंग इज नोन एज द पिच। ठीक है? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्टेयर विद द फ्लोर, मतलब फ्लोर के साथ, धरती के साथ किस एंगल से हम चढ़ाव को उठा रहे हैं वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। आ गई बात समझ में? पिच आया? देखो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना? यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, फिर चढ़ाव चढ़ के जाओगे, तो ये क्या है? हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है? ये नीचे वाले जो सक्षम ने बताई थी ऐसी स्ट्रिंग है। तो ये चढ़ाव का एंगल धरती से कितना डिग्री हमको रखना है, ये कहलाता है पिच। आई बात समझ में? यस मैडम। है ना? ये पिच होता है। अब क्या होता है? स्कॉटिला। हाँ, स्कोटिया। तो मैं पढ़ रही हूँ उसको। इट इज एन एडिशनल मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग टू ब्यूटिफाई द स्टेप। देखो दो चीज में डिफरेंस बता रही हूँ अब मैं। नोजिंग जैसे राइज और राइजर में देखा, ट्रेड और अपने गोइंग में देखा, वैसे ब्लस्टर और ब्लस्ट्रेड में देखा, वही चीज नोजिंग और स्कोटिया में देखोगे आप। मगर नोजिंग अलग चीज हो गई, स्कोटिया अलग चीज हो गई। ठीक है? ये मैं एक टप्पा बना रही हूँ, इसमें ये चीज क्या है बोलो जरा। ये पीछे। अरे भैया ये इसको अच्छा क्या ये बोलते हो? ट्रेड है। ट्रेड है। और ये चीज क्या है? ये राइजर। और ये राइज। चीज जो थोड़ी सी आगे निकली हुई क्या है? नोजिंग। नोजिंग। ठीक है? नोजिंग। ठीक है? अब ये चीज हम देखो, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी अपने चढ़ाव की। मतलब जो अगर फर्शी लगाते हैं तो हम थोड़ी ज्यादा लंबी फर्शी देंगे, है ना? तो ये जो थोड़ी सी जो बाहर निकली जगह है राइजर, ये नीचे वाले राइजर के ऊपर ट्रेड रखाया हुआ है ना? इससे जो एक्स्ट्रा निकली हुई चीज है उसको तो नोजिंग बोल रहे हैं। मगर जब हम इसको घीस करके इसको राउंडेड या थोड़ा सा सुंदरता के पर्पस से घुमा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोटिया। मतलब हमने नोजिंग की घिसाई करके, मोल्डिंग करके हमने उसको क्या बना दिया है? ब्यूटीफाई, मतलब सुंदरता के पर्पस से हमने घिसाई कर दी उसकी, तो उसको स्कोटिया बोल देंगे। मतलब अगर घिसाई नहीं करी है, वैसे तो नोजिंग ही कहलाएगी वो दोनों चीज, चाहे घिसाई करके तुम बोलोगे चाहे ऐसे बोलोगे। मतलब ये राइजर के से एक्स्ट्रा निकली है मतलब नोजिंग बोल देंगे। मगर अगर घूमी हुई है तो कौन सी बोल देंगे? स्कोटिया नोजिंग बोल देंगे, जो भी चीज है।
मगर हम तो दोनों चीज को नोजिंग ही बोलते हैं। स्कोटिया, इट इज एडिशनल मोल्डिंग, मतलब जो एक्स्ट्रा में हम उसको घुमाव प्रोवाइड करते हैं या मोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं अंडर द नोजिंग, नोजिंग के नीचे के साइड, मतलब नीचे के साइड से जो थोड़ा सा ऐसा घुमाव प्रोवाइड करते हैं उसको किसके लिए, हम ब्यूटीफाई द स्टेप करने के लिए, मतलब स्टेप को ब्यूटीफाई करने के लिए वो कहलाती है हमारी नोजिंग। हेलो। अब आता है सोफिट। द अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर इज नोन एज द सोफिट। अंडर सरफेस मतलब निचली सतह को सोफिट बोल दिया। अब भैया तुम स्ट्रिंग भी उसी को बोल रहे हो, तुम सोफिट भी उसी को बोल रहे हो, तो मैं एक डिस्टेंस बता दूं, स्ट्रिंग हमारी टप्पे वाले जो चढ़ाव है उसमें नहीं मिलेगी, है ना। टप्पा मतलब ये ऐसा जो मेरे घर में बना है, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, उसमें क्या नीचे के साइड से भी टप्पे मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है वो, अंडर सरफेस जो होगी मतलब निचली सतह जो होगी हमारे चढ़ाव की उसको बोलेंगे सोफिट, सोफिट, ठीक है। और अगर हमारी जो पूरी फ्लाइट होगी, मतलब जो सक्षम के यहाँ की चढ़ाव है वो नीचे से ऐसी सीधी की सीधी है, तो उसको हमने बोला था हाँ मैडम। स्ट्रिंग, ठीक है। तो सोफिट स्ट्रिंग। मतलब निचली सतह हमारे चढ़ाव की, मतलब स्ट्रिंग को भी हम सोफिट बोलेंगे, मगर स्ट्रिंग के इतने इतने पार्ट को हमने सोफिट बोल दिया, इतने इतने को पोड़ दिया, मतलब स्ट्रिंग और सोफिट भी एक ही चीज होगी, हमारे चढ़ाव की निचली सतह जो होती है वो सोफिट या स्ट्रिंग कहलाती है। आ गई बात समझ में, इन सब में कोई कंफ्यूजन? नो मैडम। ठीक है, स्टेप भी आ गया, राइज भी आ गया, ट्रेड भी आ गया, राइजर भी आ गया, नोजिंग भी आ गई, गोइंग भी आ गई, लैंडिंग भी आ गई, ठीक है। और अपनी फ्लाइट आ गई, हैंड्रोम छोड़ दिया, स्ट्रिंग हो गई, हैंड्रेल हो गया, ब्लस्टर हो गया, ब्लस्टरेड हो गया, पिच हो गया, सोफिट हो गया और स्कोटिया हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को वैसे में याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कोई 4 या कोई 5 अपने स्टेयर्स की टर्मिनोलॉजी बताओ, तो आपको कोई 5 लिखना है तो आप अपने मन से कोई भी 5 लिख सकते हो, ठीक है। मगर अगर ऐसा आ गया कि नीचे दिए गए ABCDE में से कोई 4 लिखो, अब इसमें आ गया ट्रेड, इसमें आ गया राइज, इसमें आ गया नोजिंग, इसमें आ गया स्ट्रिंग और इसमें आ गया लैंडिंग, तो आपको कोई 4 को चूज कर सकते हो, ये या ये या ये या ये या ये, ठीक है। 5 में से 4 लिख दिया, कोई 5 आए तो कोई से भी लिख दो आप, ये 10 बार आए। बहुत इजी परिभाषा है, बस समझ में एक बार आ गई तो इसमें क्या लिखा है हमको ये नहीं देखना है, इसको मत देखो, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि आड़े टप्पे को क्या बोलते हैं, खड़े को क्या बोलते हैं, राइज क्या होता है, राइजर क्या होता है, बस हमको हमारी भाषा में परिभाषित उसको करना है। मगर थोड़ी सी आपकी भाषा थोड़ी अलग हो जाएगी, थोड़ी सी मेरी भाषा ले लेना, ठीक है। तो ये मैडम सारी चीज होती है। हाँ एक डाउट था हाँ बोलो। कि जैसे स्ट्रिंग वाली जो सीढ़ियां हैं, हाँ इसमें नीचे स्ट्रिंग इसको सपोर्ट दे रही है गार्डर के वेट के ऊपर वेट लेके, हाँ हाँ हाँ, पर जो ये टप्पे वाले जो चढ़ाव सॉफिट है। वाली, हाँ हाँ, तो इसमें हाँ हाँ, इसको कैसे सपोर्ट दिया था, ये कैसे बनाया था, देखो क्योंकि ईंटें हवा में तो नहीं लटकती हैं। क्या होता है, जो ये वाली जो स्ट्रिंग वाली सीढ़ी होती है उसको कैसे बनाया जाता है, जैसे ये अपनी ग्राउंड सरफेस है, फिर ये हमने क्या हाँ करा, इसको ऐसा आड़ा तरापा बनाया कुछ एंगल लेके धरती के साथ में, तो क्या करा, हाँ ये नीचे से तरापे लगाए और हमने क्या हाँ करा, इतनी इधर से भी तरापे लगाए आड़े में, और क्या कर दिया हमने इसमें ऐसे ऐसे इसमें सरिये लगे हुए हैं, है ना। अगर मैं 3D डायग्राम बना रही हूँ तो 3D डायग्राम ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब ये एक सरिया ऐसा लगा, एक ऐसा लगा, एक ऐसा लगा, सरिया ऐसे दिखेंगे हमको, ठीक है। फिर ये ऐसा हाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल रहेगा ऐसे इसके ऊपर, ताकि ये नीचे वाले सरिये अपनी जगह पर बने रहे, ठीक है। ये हमने जंगला बांध दिया, फिर इन सरियों के हाँ साइड में हमने क्या लगा दिए, तरापे लगा दिए और नीचे से भी तरापे लगा दिए, ठीक है। फिर जब हमारी ये पूरी बन गई, जंगला बन गया, फिर उसके बाद में हमने क्या भर दिया, इसमें कंक्रीट भर दिया, ठीक है, कंक्रीट की भराई कर दी।
तो अब जब हमने ये तरापे खोले, मतलब ये मैंने इसके अंदर की चीज़ बताई, जब हमने तरापे खोले तो हमको क्या मिली, एक स्लैब मिली। फिर थोड़ी दिखेगा आपको इतना सब, ठीक है, ये ऐसी स्लैब मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद ही में आप क्या करोगे, उसके बाद ही में आपने ऐसे इसको उठाना चालू करा, ठीक है, मतलब ये हाँ है ना, आपने ये उठाया। तो फिर क्या होता है कि मेन लोड, हम जो चलते हैं या जो भी पैर रखते हैं, मेन लोड तो ये हमारी छत ले रही है। इसको भी हम क्या स्लैब ही बोलते हैं, और इसकी डिज़ाइन जब करते हैं आरसीसी में तो स्लैब जैसी करते हैं, ठीक है। मतलब ये अपना काय का आरसीसी, और सरिये दिखेंगे यहाँ से, ऐसे देखेंगे इसको काट के तो सरिये ऐसे लगे हुए हैं। मेन चीज़ फिर हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ ब्रिक वर्क से बनाते हैं, ठीक है। ब्रिक से बना करके हम इसके ऊपर फर्शी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा लोड वाली या ज़्यादा भारी फर्शी अगर हम ट्रेड और राइज में नहीं लगा रहे तो इसको ब्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हुई तुम्हारी वाली चढ़ाव की बात, ठीक है। मगर जब हम इसकी बात करते हैं अपने ये टप्पो वाली चढ़ाव की, तो जब इसमें जब हम जो लगाते ना, क्या लगाते, तरापे, वो ही पूरे ऐसे लगाते हैं, मतलब इसी फॉर्मेशन में बनाते हैं। इसमें क्या करा, पहले हमने स्लैब डाल ली फिर टप्पे बनाए, मगर ये जो बनी हुई है चढ़ाव, ये पूरी हमारे शायद आरसीसी और इसकी पूरी साथ में बनी हुई है। मतलब बाद में सिर्फ इसका क्या काम रहा कि सिर्फ इसके पे ऊपर मार्बल या फर्शिया लगाना, इसके राइज और ट्रेड में। मतलब इसमें ब्रिक वर्क नहीं हो, इसमें ब्रिक वर्क नहीं होता है, इसमें टोटल आरसीसी का वर्क होता है। मतलब ये जो टप्पे भी बना रहे हैं ये भी पूरे आरसीसी के बने हुए हैं, ठीक है। सिर्फ मैडम ये शटर ही ऐसे आते हैं इसके? क्या चीज, क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ हाँ बोलो, आ रही है आवाज। मैडम, इसके शटर ही ऐसे आते हैं क्या? शटर जैसे कि पट्टियाँ तो लगाने हमको, एक पट्टी ऐसा लगा है, एक पट्टी ऐसा खड़ा लगा दिया, फिर एक आड़ा लगा दिया, फिर एक खड़ा लगा दिया, फिर एक आड़ा लगा दिया, फिर एक खड़ा लगा दिया, नहीं आ रहा है समझ में। और इसके जंगले भी बने तो इसकी ऊपर नीचे बांध देते हैं हम इसके जंगले, हर एक स्टेप का अलग जंगला बंधेगा, ठीक है। और बेसिकली हमारे चढ़ाव पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आता है, मतलब उस जैसा छतों पे लोड आता है उतना ज़्यादा नहीं आता है। मतलब अगर हम तुम्हारी चढ़ाव की स्लैब की बात करें तो स्लैब का थिकनेस कम ही होगा, ठीक है, सिर्फ इसका थिकनेस ज़्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? इसमें से बाद में हमारा देखो क्या होता है, तुम यही सोच रहे होगे ना कि जैसे ये दो तरापे के बीच में से मटेरियल बहेगा, तो इन सब की क्या फिनिशिंग होती है, ये आड़े टेढ़े भी बनते हैं, बनते हैं। फिर क्या होता है, इसमें छपाई होती है, फिर इसकी प्लास्टरिंग होती है, और फिर पॉइंटिंग भी करते हैं। पॉइंटिंग मतलब ये कोना, जो ये कोने को मतलब एक इसकी जैसा शटरिंग बना, भी ऐसे ही करते हैं जैसे ये हाँ हाँ डिजाइन दिखती है? हाँ हाँ हाँ, नीचे से वैसे ही शटरिंग करते हैं। फिर इसके जो जैसे ये कोने हैं ना, ये भी ऐसे ही बनाते हैं। मतलब प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में समझा चुकी हूँ ना, प्लास्टर और पॉइंटिंग मैंने दोनों को चीज़ को अच्छे से समझाया था। आ गई इतनी बात समझ में? यस मैडम। ये आगे समझ में? तो अपन क्या करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं ताकि हमको उसमें काम दे, ठीक है। एक और चीज़ हमारी रह गई थी, स्टेयर्स हमने समझ ली थी कि कैसी क्या होती है। एक सेकेंड, देखो अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, वापस से ज्वाइन कर लेना ना, मगर हाँ ये मैडम। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अपन स्टेयरकेस को ख़त्म ही कर देते। देखो अच्छी स्टेयरकेस की क्या विशेषता होती है वो पढ़ना थी हमको। अ गुड स्टेयर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इट शुड बी सफिशिएंट साइज, नॉट टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, या तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए या तो ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, एक संतोषजनक इसका क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए, ठीक है। द स्टेप ऑफ स्टेयर शुड बी सफिशिएंट विड्थ वाइड, मतलब हमारी जो चढ़ाव है वो कम से कम अच्छी और संतोषजनक चौड़ी होनी चाहिए। मतलब चौड़ी से मतलब वो अपना टप्पे की चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फ्लाइट की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है? ये वाली चौड़ाई की बात यस कर रहे मैडम। हैं,
वो ये वाली चौड़ाई की। मतलब ये कितनी चौड़ी है, अगर चढ़ रहे हैं हम तो कम से कम 2 इंसान साथ में चढ़ सकते हैं, मतलब उतनी चौड़ी होनी चाहिए ये चौड़ाई, है ना। ये चौड़ाई की बात नहीं है, ये ट्रेड की चौड़ाई है, ठीक है। मतलब सफिशिएंट वाइड होनी चाहिए। इट शुड बी नियर बाय टू द रूम ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमारे जो बिल्डिंग में रूम्स बने हैं उसकी कैसी होनी चाहिए, ये नियर बाय होनी चाहिए, ठीक है। पास में होने चाहिए, सब रूम से पास पड़नी चाहिए, ऐसी लोकेशन पे हमको स्टेयर्स बनानी चाहिए, ठीक है। अब क्या अगला पॉइंट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये कैसी बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए और ड्यूरेबल बननी चाहिए। मतलब ड्यूरेबल मतलब एक जैसी मजबूती वाली बननी चाहिए, क्योंकि इसको बिल्डिंग के पूरे लाइफ स्पान तक यूज होना है, ठीक है। और रोज के यूज में ये आती है। देखो अब मेन पॉइंट है वो पढ़ना, द हाइट ऑफ द राइज। राइज क्या था भैया, सक्षम की ऊंचाई। मतलब राइज मतलब हमारी सीढ़ी का जो एक राइज का टप्पे की ऊंचाई हमने रखी थी, शुड नॉट बी मोर देन 20 सेंटीमीटर। ये तो याद ही रखना है, मतलब 20 सेंटीमीटर से ऊंची हमारा एक टप्पा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचाई की हम अगर स्टेयरकेस प्रोवाइड करेंगे तो वो इंसान के घुटनों में दिक्कत देती है, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो मेनली हमारे बुजुर्गों में जहाँ क्या होती थी, ऊंचे ऊंचे चढ़ाव रहती थी, पहले जगह की कमी रहती थी तो वो क्या फर्शियों के या पत्थरों के ऊंचे ऊंचे चढ़ाव बनाते थे, तो उस कारण से घुटनों पे बहुत असर पड़ता है। अगर आप दिन भर में 2-4 बार भी आप ऊपर नीचे करते हो तो वो आपके बुढ़ापे में दिक्कत पड़ेगी। तो 20 सेंटीमीटर से ऊंचा आपका टप्पा नहीं होना चाहिए, हाइट नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में, राइज क्लियर हो गया ना। ये वाला जो हाइट हमारा था स्टेयर का राइज, है ना, यस मैडम। ये कितना, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर से स्केल से नाप के देख लेना, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ स्टेयर शुड नॉट बी लेस देन 25 डिग्री एंड नॉट मोर देन 45 डिग्री। मतलब जो मैंने क्या बताया था आपको, ये जो एंगल बनाया बताया था, ये वाला जो एंगल था, ठीक है, ये डी से हमारे 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये 25 से 45 के बीच का इंक्लिनेशन में होना चाहिए। मैं 30-35 का रखते अपन, 30-35 तक का चल जाता है। मतलब 45 से कम भी 35 होता है और 25 से ज़्यादा भी 35 होता है, या 35 या 30, ठीक है। तो वो वाला अच्छा माना जाता है। मतलब अगर ज़्यादा अपन खड़ी कर देंगे, मतलब ये अपना 180 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ऐसे तो कोई स्टेयर बनेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री से कम रखेंगे, मतलब ये वाला 35 डिग्री सही है, और 25 डिग्री से और कम रखेंगे तो भैया आपको उठाव कैसे मिलेगा, हाइट कैसे मिलेगी। ये 25 से और कम कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया, तो वो नीचे के नीचे रहेगी ना। थोड़ा उठाव भी तो देना हमको, अगर जब सीढ़ियाँ चढ़ानी है तो क्या 25 से 45 के बीच का हमको एंगल रखना है। कौन सा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो अब यस क्या मैडम। बोल रहा है ये, फ्लाइट बोल रहा है। फ्लाइट मतलब सीढ़ियों का समूह, हो गई बात क्लियर, सीढ़ियों का समूह। तो क्या बोल रहा है, यस मैडम। कम से कम 3 सीढ़ी तो होनी चाहिए एक फ्लाइट में, और मैक्सिमम 15। मतलब अगर एक फ्लाइट की मैं बात करूँ तो 3 से कम में हम फ्लाइट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 3 से कम सीढ़ियाँ होगी तो टप्पे काउंट करेंगे कि 2 टप्पे का हमने क्या दिया, उसको हाइट दिया, उसको सीढ़ियाँ नहीं बोलेंगे, है ना। समझ में आ रही है बात। जैसे हम घर में जब एंटर करते तो अपन 2-3 टप्पे चढ़ के अपने रूम में जाते हैं, है ना, सब अपने घर के हॉल में या पार्किंग में जहाँ भी, जहाँ से एंटर होते हैं, तो 2-3 टप्पे चढ़ते हो आप, वो सीढ़ियाँ नहीं होती, मतलब वो किसी भी प्रकार की सीढ़ियों में या स्टेयर केस नहीं बोलोगे आप उसको, है ना, टप्पे बोलोगे ना, ओटले पे जब चढ़ते हो आप, तो वो 3 से या 3 नंबर भी होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेयर केस नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलता है कि मिनिमम 3 नंबर ऑफ स्टेप शुड बी इन अ फ्लाइट, एक फ्लाइट में कम से कम 3 स्टेप होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये वाला पॉइंट यस आया, मैडम। है ना। हाँ मैम। इट शुड हाँ। हैव सफिशिएंट लैंडिंग एरिया,
मतलब स्टेयरकेस में सफिशिएंट या संतोषजनक हमारा लैंडिंग एरिया होना चाहिए, मतलब अपनी जो चौखंडी हम बीच में निकालते हैं, ठीक है। इट शुड बी लोकेटेड सेंट्रली इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अपने घरों में इसको कहाँ लोकेटेड करना चाहिए हमको, स्टेयरकेस को सेंटर में लोकेटेड करना चाहिए, मतलब घर के सेंटर में इसको देना चाहिए। एंड नियर द मेन एंट्रेंस इन द पब्लिक बिल्डिंग। और पब्लिक बिल्डिंग की बात करते हम अगर अपने स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करते हैं जहाँ पे स्टेयरकेस है, तो वहाँ पर का एंट्रेंस के बाजू में देना चाहिए, मतलब जैसे ही एंट्री हुई उसके बाजू में स्टेयरकेस दे देना चाहिए, ठीक है। और घरों के बिल्डिंग में सेंटर में देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को चढ़ के ऊपर जाना है, अगर ऊपर ऑफिस बना हुआ है, तो वो इतना सेंटर में क्यों जाए, अपने जैसे इतना सेंटर में जा करके स्टेयर्स क्यों चढ़े, इसलिए बोलते कि नियर द मेन एंट्रेंस, मतलब एंट्री के बाजू में देना चाहिए स्टेयरकेस, ठीक है। इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ हैंडरेल। सारी स्टेयरकेस में हैंडरेल प्रोवाइड करना ही करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी। हमारी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैंडरेल बहुत मेन चीज होती है। अगर अपन होशियार बन जाते कि चलो ठीक है हम तो यूं ही उछल कूद करते, तो हम क्या, हमको हैंडल की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा फ्यूचर में कभी ना कभी पाला पड़ता है कि ये हैंडल नहीं होने की वजह से आपको लगती ही है, मतलब दिक्कत पड़ती है। हैंडल हर स्टेयरकेस में होनी चाहिए, ठीक है।